हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म। मैं पहले बता दूं कि ये चैनल उन लोगों के लिए है जिन्हें लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रही है, समय नहीं मिल पाया काम के चलते या घर के चलते या किसी भी वजह से। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा और इतना ज़्यादा आपको ये याद होगा कि आप इसको 4-5 लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू किया जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इसके ओरिजिन्स, थ्योरी और एस्थेटिक के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें हम समझेंगे कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म ने कैसे लिटरेचर का डायरेक्शन बदला और आर्टिस्ट की इमेजिनेशन और इमोशन को सेंट्रल बनाया। दोस्तों मैं बता दूं, रोमांटिक क्रिटिसिज्म में 2-4 चीजें आपको याद रखनी है, खास करके आप इग्नू का एग्जाम दे रहे हैं या अपने कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं। 2-4 चीजें एकदम पक्का अपने दिमाग में रख लीजिए कि कुछ भी नहीं आए तो अगर ये 4 बात बोल दिए तो अपना काम हो जाएगा। पहला है खुद रोमांटिसिज्म, दूसरा है आर्टिस्ट, तीसरा है इमेजिनेशन और सबसे गोल्डन वर्ड है दोस्तों इमोशंस। कि अगर सब भूल जाओ तो इन 4 बात पे अपनी कहानी लिख लो। शायद अगर टीचर तुमसे इम्प्रेस हो या टीचर थोड़ा सा भी दयालु हो तो तुम्हें नंबर देके पास कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या है। तो दोस्तों रोमांटिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत 1790 में हुई थी, जर्मनी और ब्रिटेन। ये एक रिएक्शन है। जब भी आप रोमांटिक क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म एक रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? अगस्तियन पीरियड के खिलाफ, जहां रीजन और लॉजिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अगस्तियन पीरियड जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वहां पे पोप और ड्राइडन का नाम आएगा और वो लॉजिक और रीजनिंग, इंटेलेक्ट को इंपॉर्टेंट बताते थे। लेकिन रोमांटिक पोएट्स ने कहा कि असली आर्ट तो वो है जो दिल से निकलता है। तो जब भी रोमांटिकिज्म क्रिटिसिज्म की बात आए दोस्तों, तो एक बात याद में रखना है कि जो भी दिल से निकलता है वही है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। और मुझे लगता है ये बात आपके दिल में बस जाएगी और आपको ये बात याद हो जाएगी। तो पोएट्स कहते हैं, रोमांटिक पोएट्स, कि असली आर्ट वो है जो दिल से निकलता है। सिंसियरिटी, ओरिजिनलिटी और स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो भी पोयम, जो भी वर्क ओरिजिनल है, सिंसियर है और स्पॉन्टेनियस है, वो रोमांटिसिज्म का पार्ट है। वो एक रोमांटिसिज्म के एज का काम है। आर्टिस्ट जो है वो एक इमिनेटर नहीं बल्कि एक प्रॉफिट है या जीनियस होता है, जो अपने अंदर की सच्चाई को एक्सप्रेस करता है। यानी कि जो भी आपके मन में आ रहा है वही है पोइट्री, और जो मन से लिखी गई कविता है, जो मन से लिखे गए शेर है, वही है रोमांटिसिज्म दोस्तों। हाँ, वो शेर नहीं जो आप लोग लिखते हैं, उस तरह का नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। रोमांटिसिज्म एक फिक्स्ड आइडिया नहीं है, इसमें कई शेड्स हैं। इसलिए कई क्रिटिक्स कहते हैं कि देयर आर मेनी रोमांटिक्स, लेकिन कॉमन वैल्यू सब में मिल जाती है, जैसे इंडिविजुअलिटी, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सप्रेशंस और रीजन के बिना इमेजिनेशन पे भरोसा। रोमांटिक्स मानते हैं कि हर इंसान की सोच और एक्सपीरियंसेस यूनिक होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने पेपर में रोमांटिसिज्म का क्वेश्चन देखते हैं, रोमांटिसिज्म पे आपको सीधा लिख देना है कि जो दिल से निकल रहा है, जो इंडिविजुअलिटी से भरा हुआ है, यानी जो अपना है, जो किसी से लिया नहीं गया, और जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस है, वही है रोमांटिसिज्म। और कहाँ? इमेजिनेशन में। तो हम आपको कुछ 4-5 गोल्डन वर्ड बताए थे, उसमें दोस्तों इंडिविजुअलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन भी रख लीजिए कि जहां कुछ नहीं आया यही 4-5 वर्ड उठा के हर जगह बोल्ड लेटर्स में कर देना है और फिर भी पासिंग नंबर आ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा इसको डिटेल में समझा जाए। रोमांटिक्स के लिए आर्ट सिर्फ कॉपी करना नहीं होता, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। अब रोमांटिसिज्म बिल्कुल वैसा है दोस्तों कि आप देखते होंगे कि आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे रील चल रहा है। तो कुछ लोग हैं जो अपना रील बना रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो अपना रील बना रहे हैं, और कुछ लोग दोस्तों ऐसे हैं कि कुछ नहीं करते हैं, दूसरे का रील कॉपी करके डाल देते हैं, उनसे ज्यादा एंगेजमेंट लाते हैं। अपना तो कई बार लाते नहीं, उनका भी जो पब्लिक का जो अटेंशन है, जो ऑडियंस का लाइक आने वाला है, उसको कम कर देते हैं। तो रोमांटिक्स का यही कहना है कि जो रोमांटिसिज्म है वो कॉपी करने के लिए नहीं होता है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है दोस्तों? ये क्रिएटिव प्रोसेस। वो मानते हैं कि पोइट्री इमेजिनेशन और इमोशन का एक्सप्रेशन है। नेचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे इमेजिनेशन के फिल्टर से देखना है। यानी कि जो है नेचर है
और नेचर को कैसे देखना है? इमेजिनेशन के फिल्टर से देखना है। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जैसे पोएट्स कहते हैं कि असली पोएट्री वो है जो अंदर से आती है, ओरिजिनली, इंस्पायरिंग वे में। यानी असली पोएट्री वर्ड्सवर्थ चचा और कोलरिज चचा के हिसाब से वो है जो अंदर से आ रही है, जो ओरिजिनल है दोस्तों। तो अब चलिए इसका पॉलिटिकल डायमेंशन भी समझ लिया जाए। रोमांटिसिज्म का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। ये मोमेंट तब शुरू हुआ है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। ये मोमेंट इंसान की इंडिविजुअल वर्थ को रिकॉग्नाइज कराता है। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में ही बता दिया कि 4-5 वर्ड को एकदम याद लिख लेना है, याद कर लेना है, हाथ पे छाप देना है, कॉपी पे छाप देना है। कई बार अभी तक आप इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल, इमोशन, इमेजिनेशन सुन चुके हैं। तो आगे बढ़िए। ये मोमेंट इंसान के इंडिविजुअल वर्थ को रिकॉग्नाइज करता है। हर पर्सन का अपना वैल्यू है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे समय में स्टार्ट हुआ है जहां ब्रदरहुड और लिबर्टी जैसे आइडियाज पॉपुलर थे। रोमांटिक्स कहते हैं कि इमेजिनेशन इंसान को दुनिया से कनेक्ट करने का जरिया है। यानी आप दुनिया से रोमांटिक्स के हिसाब से तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप इमेजिन कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि कैसे शिफ्ट होता है वेस्टर्न एस्थेटिक्स में। रोमांटिसिज्म ने वेस्ट आर्ट और एस्थेटिक के डायरेक्शन ही बदल दिए। पहले आर्ट का मतलब था रूल्स फॉलो करना, यानी कि कोई सेट ऑफ रूल्स है, कुछ कोड है और उसी के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आर्ट है, वरना नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कैसे संभव है? कला तो कुछ ऐसा है जो दिल से निकलता है, जिसकी कोई दरिया नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई बैलेंस नहीं होता, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, उसका कोई इमिटेशन नहीं होता। तो पहले क्या हो रहा था कि रूल फॉलो हो रहा था, एक बैलेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, इमिटेशन होना चाहिए। पर इनलाइटमेंट और सेंटिमेंटलिज्म मूवमेंट ने ये चाहा कि इसको हम बदल दें। जर्मनी में उस समय में एक स्ट्रम एंड ड्रंग मूवमेंट हुआ था दोस्तों, और इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और ब्लेक, जो कि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्स है, याद रखना है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और ब्लेक ने क्लियरली कहा कि आर्ट सिर्फ मिमिक्री नहीं होता, यानी आर्ट नकल उतारना नहीं है, इट्स अबाउट इनर ट्रुथ, ये अंदर की सच्चाई के बारे में है। तो रोमांटिक्स को अगर समझना है, उसको समराइज में करूं तो ये इमेजिनेशन है। कहा था मैंने, गोल्डन वर्ड्स एकदम याद रखना है, बिना भुलाए, कुछ भी संभव है। इमेजिनेशन, इमोशन और इंडिविजुअलिटी का सेलिब्रेशन, समझे? इमेजिनेशन, इमोशन और इंडिविजुअलिटी का सेलिब्रेशन था। इसने आर्ट और लिटरेचर को एक्सटर्नल फॉर्म से निकालकर इंटरनल एक्सपीरियंसेस पे लाया है। क्या किया है? एक्सटर्नल फॉर्म से निकालकर इंटरनल एक्सपीरियंसेस पर फोकस कराया। आर्टिस्ट को एक क्रिएटर बनाया जो सोसाइटी में एक मीनिंगफुल रोल प्ले करता है। चलिए थोड़ा सोचिए, रोमांटिक्स और न्यू क्लासिकल थॉट्स में क्या मेजर डिफरेंसेस था? अगर आप नहीं खोज पाएंगे तो मैं हूं ही, कमेंट में बताइए और हम एक नए वीडियो के साथ आपको आपसे मिलेंगे और समझेंगे। और आपको क्या लगता है, इमेजिनेशन को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये भी आप बताइए। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अपने इनपुट जरूर दीजिए, बिल्कुल बताइए कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा और आगे आप किस टॉपिक पे इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ना चाहते हैं। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।